सो वेलकम टू चैप्टर नंबर 6 ऑफ माई लेक्चर सीरीज ऑन जूरिस्प्रूडेंस और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो ऑब्वियसली हम इंट्रोडक्शन तो पढ़ेंगे ही, फिर हम पढ़ेंगे कि हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल स्कूल के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर हम पढ़ेंगे जो इसके मेन प्रोपोनेंट्स हैं, ऑगस्ट कॉम्टे, डगेट, रुडोल्फ फॉन जेरिंग, यूजीन अर्लिक और रॉस्को पाउंड के बारे में। इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, इन्होंने कैसे सोशियोलॉजिकल स्कूल को फ्रेम किया, वो सारी चीज़ें। तो शुरू करने से पहले हम जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल लॉ स्कूल, जो कि कहता था कि लॉ इज़ रूटेड इन इनहेरेंट यूनिवर्सल मोरालिटी। मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सब के अंदर एक इंटरनल मॉरल कंपस है जो कि हमें लॉ को नेविगेट करने में मदद करता है। फिर आता है फिलोसॉफिकल लॉ स्कूल, जो कि कहते हैं कि सिर्फ मोरालिटी से कुछ नहीं होता, लॉ का एक पर्पस भी होना चाहिए, जैसे कि जस्टिस अचीव करना या फिर सोसाइटी के गोल्स अचीव करना। फिर आता है एनालिटिकल लॉ स्कूल, जो कि बोलता है भाई मोरालिटी से हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, आपके सॉवरेन ने आपको जो भी कमांड दे दिया है आप उसको लॉ मान करके चलिए, सिंपल सी बात है। फिर आता है हिस्टोरिकल लॉ स्कूल, जो कि बताता है कि लॉ इवॉल्व कैसे हुआ। लॉ इवॉल्व होता है ऑर्गेनिकली फ्रॉम द स्पिरिट एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल। मैं और आप, जो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो हमारी कलेक्टिव स्पिरिट है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उसकी मदद से लॉ इवॉल्व होता है, हमारे प्रैक्टिसेस, हमारे रिचुअल्स, इन सब की मदद से। ये कहता है हिस्टोरिकल लॉ स्कूल। और फिर आता है सोशियोलॉजिकल स्कूल, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, जो कि कहता है आपकी बात बिल्कुल सही है कि लॉ बनता तो सोशल फिनोमिना से ही है। सोशल फिनोमिना मतलब कि जो स्पिरिट, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम यहाँ पे आकर के रुकेंगे नहीं कि लॉ कैसे बना, उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम उसे भी स्टडी करना चाहते हैं। ऐसा कहना था सोशियोलॉजिकल स्कूल वालों का। तो अब सोशियोलॉजिकल स्कूल वालों का क्या सीन था कि वो ये नहीं चाहते थे कि जो भी आपने किताबों में रूल्स लिख दिए हैं या फिर लॉज बना दिए हैं, आप बस उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, बस क्योंकि वो लिखे हुए हैं तो आपने फॉलो कर दिया। वो ये चाहते थे कि आप लॉ को कम्युनिटी के लिविंग पार्ट की तरह ट्रीट करें, जैसे कि आप लैंग्वेज को ट्रीट करते हैं, जैसे कि आप कल्चर को ट्रीट करते हैं, ठीक वैसे ही आप लॉ को भी ट्रीट करिए। लैंग्वेज टाइम के साथ आपकी वोकेबलरी बढ़ती है, वर्ड्स घटते बढ़ते रहते हैं, राइट। कल्चर आपका चेंज होता है टाइम के साथ में, अच्छे बुरे चेंजेस उसमें आते रहते हैं। तो जैसे आपकी कम्युनिटी ग्रो करती है वैसे ही वैसे आपका कल्चर भी ग्रो करता है। सेम वो चाहते थे कि आप लॉ को भी एकदम उसी तरह से ट्रीट करिए कि जब आपकी कम्युनिटी ग्रो कर रही है उसके साथ साथ उसके लॉज भी अडाप्ट करें। तो अब सोशियोलॉजिकल स्कूल की शुरुआत कब हुई? सोशियोलॉजिकल स्कूल की शुरुआत होती है जब हम लाइसेंस फेयर स्टेट से वेलफेयर स्टेट की ओर ट्रांजिशन कर रहे थे। जो हमारी सोसाइटी है वो लाइसेंस फेयर से वेलफेयर स्टेट, या फिर आप कह सकते हो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से सोशल इंटरेस्ट की तरफ जब हमने ट्रांजिशन करना शुरू किया, वहाँ से शुरू होती है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब आप पूछेंगे कि लाइसेंस फेयर क्या होता है? तो लाइसेंस फेयर एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है लीव अलोन या फिर लेट यू डू। लेट यू डू यू मतलब आप जो कर रहे हो आप करते रहो, मैं आपको कोई परेशान नहीं करूंगा, मेरी तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे किसकी दखलंदाजी की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है गवर्नमेंट की दखलंदाजी की। क्योंकि तब के टाइम पे ऐसा माना जाता था कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी में जितना कम इन्वॉल्व हो, मतलब कि जो बिजनेसेस हैं लोगों के उसमें जितना कम इन्वॉल्व होगी, उतनी ही अच्छे वहाँ पे बिजनेसेस बूम करेंगे, बिजनेसेस में उतनी बढ़ोतरी होगी। और अगर बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं, बिजनेसेस में बढ़ोतरी हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो बाय एक्सटेंशन सोसाइटी में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। ये ऐसे लोगों का मानना था। लेकिन वेलफेयर स्टेट में ऐसा होना बंद हो गया, गवर्नमेंट की डायरेक्ट आपकी इन्वॉल्वमेंट बिजनेसेस में और इकोनॉमी में देखनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर हिस्टोरिकल स्कूल भी सोसाइटी के अराउंड रिवॉल्व करता है और सोशियोलॉजिकल स्कूल भी सोसाइटी के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो सोशियोलॉजिकल स्कूल और हिस्टोरिकल स्कूल में ये डिफरेंस है मेन, कि जो आपका हिस्टोरिकल स्कूल था उनका काफ़ी रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच था। रेट्रोस्पेक्टिव एज इन कि वो थोड़ा पास्ट को देख करके ज़्यादा चलते थे कि इतिहास में क्या हुआ, चीज़ों का ओरिजिन कैसे हुआ, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। वो स्टडी करते थे जो हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे और प्रैक्टिसेस थी, उनकी मदद से कैसे लॉ का ओरिजिन हुआ, कैसे उसकी डेवलपमेंट हुई, तो सारी चीज़ें पास्ट में कैसे हुई, ये सब चीज़ें हिस्टोरिकल स्कूल देखता है। लेकिन सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या कहता है? वो कहता है कि आप ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। आपने लॉ का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो लॉ आज के हिसाब से अडाप्ट कर पा रहा है करंट सोशल रियलिटीज़ और प्रॉब्लम्स के हिसाब से? उस लॉ ने अडाप्ट किया या फिर नहीं किया, ये चीज़ सोशियोलॉजिकल स्कूल स्टडी करता है। तो इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो देखता है कि व्हाट सोसाइटी हैज़ बिन, सोसाइटी क्या थी, और सोशियोलॉजिकल स्कूल देखता है कि सोसाइटी को आज किस चीज़ की ज़रूरत है, व्हाट द सोसाइटी नीड्स नाउ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि बीइंग अ स्टूडेंट आप लोग एक बात का खास ख्याल रखें कि ये हम लोगों ने जितने भी जूरिस्प्रूडेंस के स्कूल्स को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, ये कोई भी वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है। क्योंकि आपको कभी ना कभी इनकी कोर प्रिंसिपल्स में, आइडियोलॉजीज़ में ओवरलैप या फिर इंटरसेक्शन देखने को मिल सकता है। वो इसलिए क्योंकि ये जो ज्यूरिस्ट थे ना, जितने भी थे,
इन्होंने अपनी थ्योरीज़ बहुत पहले दे दी थी। इनकी थ्योरीज़ को और इनको अलग-अलग कंपार्टमेंट्स में, अलग-अलग स्कूल्स में डिवाइड करने का काम बाद में ज्यूरिस्ट और रिसर्चर्स ने मिल करके किया है, अपनी सहूलियत के हिसाब से। क्योंकि सर हेनरी मेन ने कभी नहीं बोला था कि मैं बड़ा होकर के हिस्टोरिकल स्कूल का प्रोपोनेंट बनूँगा, या फिर कांट ने नहीं बोला था कि मैं तो सिर्फ फिलोसॉफिकल स्कूल के लिए काम करूँगा। इन्होंने बस अपनी थ्योरीज़ दे दी थी और उसको कंपार्टमेंटलाइज़ करने का, अलग-अलग स्कूल्स में डिवाइड करने का काम बाद के रिसर्चर्स और स्कॉलर्स का है। तो आपको कुछ ना कुछ आइडियोलॉजीज़ में इंटरसेक्शन मिल सकता है, उसको लेकर के आपको पैनिक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बढ़ते हैं अपने पहले प्रोपोनेंट की तरफ, जिनका नाम था ऑगस्ट कॉम्टे। अब इनकी खास बात ये है कि ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे, ये कोई ज्यूरिस्ट नहीं थे। लेकिन ये ऐसे वैसे सोशियोलॉजिस्ट भी नहीं थे, ये थे फादर ऑफ सोशियोलॉजी। एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि ये फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस नहीं है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये उसके फादर नहीं है। ये सोशियोलॉजी के फादर थे। सोशियोलॉजी जो कि एक डिफरेंट डिसिप्लिन है, एक डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी है। अब ये जो सोशियोलॉजी वर्ड है, इसको कॉइन तो इमानुअल ने किया था, लेकिन अपनी थ्योरीज की मदद से उसको पॉपुलराइज कॉम्टे ने ही किया था। कॉम्टे का लॉजिक बहुत ही सिंपल सा था कि आप सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करिए, जिसको अगर आप साइंटिफिक प्रिंसिपल से गाइड करेंगे तो फिर वो प्रोग्रेस करेगा। और अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, ये आप करेंगे ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस की मदद से। लेकिन एक चीज़ का बहुत ही खास ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको जितने भी मेटाफिजिकल फैक्टर्स हैं, उनको इग्नोर करना होगा, उन्हें रिमूव करना होगा। अब मेटाफिजिकल फैक्टर्स में क्या आ जाता है? मेटाफिजिकल फैक्टर्स जैसे कि मोरालिटी, डिविनिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एब्सोल्यूट जस्टिस, नेचुरल राइट्स। तो कॉम्टे का सीधा सा कहना था कि आपको इन सारे फैक्टर्स को साइड करना होगा, हटाना पड़ेगा। और उसके बाद जो आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से पाएंगे, उन्हीं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की मदद से अगर आप एक ऑर्गेनिज्म को, जो कि यहाँ पे एक सोसाइटी है, उसको गाइड करेंगे, तो उसकी प्रोग्रेस जो है वो निश्चित है, पक्की है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रोपोनेंट की तरफ, जो कि मैटर ऑफ फैक्ट हमारे पहले ज्यूरिस्ट भी हैं सोशोलॉजिकल स्कूल के, जिनका नाम था लियोन डुगुई। डुगुई इंस्पायर्ड थे डरखाइम के वर्क से, और डरखाइम ने डिफाइन किया था सॉलिडारिटी को। इन्होंने हमें दी थी दो टाइप की सॉलिडारिटी, एक होती है मैकेनिकल और दूसरी होती है ऑर्गेनिक। जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी है वो सिमिलिट्यूड, यानी कि जो एकता की भावना होती है, समानता की भावना होती है, उसके बेसिस पे आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ट्राइबल ग्रुप है, उस ट्राइबल ग्रुप के सारे लोगों का रिलीजन सेम है, वो सब फार्मिंग करते हैं, वो सब हर्डिंग का काम करते हैं, तो इनके अंदर ना मिल करके भाईचारे की, एक एकता की फीलिंग आएगी कि ये सब तो मेरे जैसे हैं, हमारे अंदर एक सॉलिडारिटी की फीलिंग आ गई। तो इसे हम बोलते हैं मैकेनिकल सॉलिडारिटी। लेकिन दूसरी होती है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। सपोज एक सोसाइटी है जहाँ पे एक लॉयर है, एक डॉक्टर है, एक पुलिस वाला है, एक जैनिटर है। तो इन सबको पता है कि मुझे इन सब की कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर ये जो एक डिमांड क्रिएट होती है ना एक दूसरे की, लेबर क्लास डिवीजन के बेसिस पे, उससे जो एक सॉलिडारिटी क्रिएट होती है, एक एकता की भावना आती है कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ सकती है को एग्जिस्ट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। अब ये जो थ्योरीज़ हैं ये डरखाइम की हैं, खास ख्याल रखिएगा इस बात का कि ये डुगुए की नहीं, ये डरखाइम की थ्योरीज़ हैं। लेकिन हाँ, डुगुई ने इनकी बात से अग्री ज़रूर किया था। इन्होंने कहा कि ये जो सॉलिडारिटी है, ये जो कोहिजन है, ये जो सामाजिक एकता की ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स द प्रिंसिपल रिक्विजिट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल लाइफ, कि अगर आपको सोशल लाइफ में एग्जिस्ट करना है, एक सामाजिक जीवन जीना है, तो उसके लिए सॉलिडारिटी, इस कोहिजन, इस एकता की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, ज़रूरी है ये। इसी के बेसिस पे डुगुई ने हमें प्रिंसिपल दिया था सोशल सॉलिडारिटी का। क्या है सोशल सॉलिडारिटी? इट मीन्स कि सोसाइटी में हर कोई आपस में कनेक्टेड है, एवरी वन इन द सोसाइटी इज़ कनेक्टेड। और लॉ का मेन पर्पस भी बताया इन्होंने, वो ये है कि टू मेक श्योर पीपल वर्क टुगेदर फॉर द गुड ऑफ ऑल, कि आप समाज के उत्थान के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरी वन, आपके जितने भी काम हो सबकी अच्छाई के लिए हों। और लॉ का पर्पस ये है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि हर कोई एक दूसरे के भले के लिए काम कर पा रहा है। डुगुई के हिसाब से कि एक ऐसा राइट जो हर एक इंसान पोजेस कर सकता है, वो है द राइट टू ऑलवेज डू हिज ड्यूटी, कि आपकी जो ड्यूटी है आप अच्छे से उसे फुलफिल कर सकें, वो चीज़ लॉ को इंश्योर करनी चाहिए। ये आपका राइट है कि आप अपनी ड्यूटी इंश्योर कर सको, लाइक फुलफिल कर सको। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि इनकी थ्योरीज थी, तो हर थ्योरी का एक क्रिटिसिज्म भी होता है। तो इनका क्रिटिसिज्म ये है कि इन्होंने नेचुरल लॉ को अपने दरवाजे से धक्के मार के बाहर निकाला, लेकिन फिर अपनी खिड़की से उसको वापस एंट्री दे दी। तो ऐसा क्यों कहा जाता है इनके बारे में? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ऐसे तो नेचुरल लॉ को रिजेक्ट कर दिया था। ये आइडिया कि यूनिवर्सल मॉरल राइट्स होते हैं जो कि भगवान हमें देता है, ये सब चीज़ों से इन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर जो इनकी थ्योरी है, वो एक मॉरल आइडिया पे बेस्ड है। क्योंकि अगर आप देखो तो एसेंशियली जो सोशल सॉलिडारिटी की बात ये कर रहे हैं, वो एक नेचुरल मॉरल प्रिंसिपल ही तो है। ये कुछ एनालिटिकल नहीं है, या फिर ये जो बहुत ही साइंटिफिक बातें कर रहे हैं ये लोग, ये कुछ भी नहीं है, ये है तो एक मॉरल प्रिंसिपल ही। तो आपकी एक पूरी थ्योरी एक मॉरल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और आप नेचुरल लॉ को रिजेक्ट कर रहे हो, तो ये तो आप लाइक अपने ही चीज़ के अगेंस्ट आप बात करो, कॉन्ट्राडिक्ट करो अपने आप को आप।
तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रोपोनेंट की तरफ, जिनका नाम था रुडोल्फ वॉन जेरिंग। इन्होंने इंटरेस्ट को तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला था इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत लेवल पे। दूसरा था सोशल लेवल पे, मतलब कि हम इंडिविजुअल्स का आपस में व्यवहार कैसा है, हम इंटरेक्ट कैसे करते हैं, उसके बेसिस पे जो इंटरेस्ट है, एक वो कैटेगरी हो गई। और तीसरा है स्टेट, यानी कि जो भी गवर्निंग बॉडी है, जो भी पावर में है, उसके भी तो इंटरेस्ट आने चाहिए ना, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इनका कहना था कि किसी भी एक इंटरेस्ट को आपको कम आंकने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ओवर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। तीनों के बीच में एक बैलेंस बनना चाहिए। अब आप पूछेंगे ये बैलेंस कैसे बनेगा, तो जेरिंग के हिसाब से बैलेंस बनता है रिवॉर्ड और कोअर्शन के मदद से। अब रिवॉर्ड और कोअर्शन कैसे काम करता है? सपोज ये एक इंडिविजुअल है, अगर इसने कोई ऐसा काम किया जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के अगेंस्ट काम करता है, तो फिर उसको हम पनिश करेंगे। बट अगर कोई ये ऐसा काम करते हैं जिससे सोसाइटी का भला होता है, उद्धार होता है, वेलफेयर होता है, तो फिर हम इसको रिवॉर्ड करेंगे। अब ये जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का ये जो साइकिल है, ये हमें मदद करता है बैलेंस अचीव करने में, ऐसा मानना था जेरिंग का। तो सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, तो लॉ कीप्स द सोसाइटी बैलेंस्ड, और वो रिवॉर्ड करता है उन लोगों को जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के काम आते हैं, और पनिश करता है उन लोगों को जो कि वेलफेयर के अगेंस्ट काम करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यूजीन अर्लिक की तरफ। तो यूजीन अर्लिक का कहना था कि जो लॉ है इट इज़ डिराइव फ्रॉम सोशल फैक्ट्स। लॉ कहाँ से निकल के आता है? आपके सामाजिक तथ्यों से निकल के आता है। अब ये सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं? ये होती हैं आपकी एवरीडे प्रैक्टिसेस, आपके कस्टम्स, आपकी हैबिट्स, आपकी पावर डायनामिक्स कैसी है, और आपकी सोसाइटी की इकोनॉमिक्स कैसे चलती है। ये सारी चीज़ें कहलाती हैं आपकी सोशल फैक्ट्स। फिर इन्होंने कहा कि लॉ किस पे डिपेंड करता है? लॉ इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी स्टेट अथॉरिटी ने क्या बोल दिया, आपको क्या करने से मना कर दिया या क्या करने को कह दिया। लॉ डिपेंड करता है सोशल कंपल्शन पे। सोशल कंपल्शन मतलब आपकी सोसाइटी, आपका जो समाज है, वो आपको क्या करने पे मजबूर कर रहा है या फिर क्या करने से मना कर रहा है, ये चीज़ कहलाती है सोशल कंपल्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको देखना है इंडिया में, तो आपको पता होगा कि इंटरकास्ट मैरिजेस जो हैं वो अलाउड हैं, मतलब आपको कर सकते हो आप, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जाति के बेसिस में मतभेद हो किसी के भी बीच में। तो अगर एक आदमी अपनी कास्ट के बाहर शादी करता है, तो क्या उसको लॉ से डरने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, लॉ तो अलाउ करता है। लेकिन उसके बावजूद कई सारे लोग अपनी कास्ट के बाहर शादी नहीं करते, क्योंकि उन्हें किसका डर होता है? उन्हें डर होता है अपनी ही कास्ट का। क्योंकि उन्हें डर होता है कि इनके ही कास्ट के लोग इनका बहिष्कार कर देंगे, इनको अपनी कास्ट से निकाल देंगे। इसे ऑस्ट्रेसिज्म भी बोलते हैं, बहिष्कार करने को। जब कोई आपको अपनी कास्ट से निकाल दे धमकी की तरह, तो इसे ऑस्ट्रेसिज्म भी बोलते हैं। तो क्या है ये? अगर कोई आपको कुछ करने से मना कर रहा है एक कंपल्शन के थ्रू, तो ये सोशल कंपल्शन ही तो है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो मना किया नहीं, गवर्नमेंट कह रही है करो, बट आप सोशल कंपल्शन की वजह से नहीं कर रहे हो। फिर यूजीन ने बोला कि सोसाइटी कैसे बनती है? सोसाइटी बनती है मेन इन एसोसिएशन से। मेन इन एसोसिएशन मतलब सपोज कि बहुत सारे लोग हैं, है ना, और इन लोगों को आपस में रेगुलरली एक दूसरे से कुछ ना कुछ काम पड़ता रहता है। तो इन्होंने एक बात रियलाइज़ करी कि भाई हमें एक दूसरे की इतनी ज़रूरत पड़ती ही है, तो क्यों ना हम एक दूसरे को रेगुलेट करें। तो ये चीज़ बोल करके इन्होंने अपना एक एसोसिएशन फॉर्म कर लिया कि ठीक है, हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, लेट्स रेगुलेट ईच अदर। बन गया मेन इन एसोसिएशन, एक ग्रुप बन गया जिसमें एक दूसरे की हरकतों को आप रेगुलेट कर रहे हो, रूल्स बना रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो बढ़िया से। इसके बाद यूजीन अर्लिक ने डिफरेंशिएट किया फॉर्मल लॉ और लिविंग लॉ के बीच में। फॉर्मल लॉ ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, जो लेजिस्लेशन बनाता है, कोर्ट जिसको प्रोटेक्ट करता है, कोडिफाइड लॉज या फिर स्टैचूट्स जितने भी हैं वो सब फॉर्मल लॉ हैं जो कागजी तौर पे लिखे जाते हैं। लेकिन फिर दूसरा होता है लिविंग लॉ। ये वो नहीं होता जो किताबों में लिखा होता है, लेकिन ये वो होता है जो सोसाइटी के, समाज के जो लोग हैं वो एक्चुअल में एक्सेप्ट करते हैं और इन रूल्स को फॉलो करते हैं, हैबिट की वजह से या फिर अपनी मोरालिटी के चलते या फिर सोशल एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जो सोशल कंपल्शन था उसके दबाव में आकर के भी अगर वो किसी लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो वो सोसाइटी का लिविंग लॉ बन जाता है। अर्लिक के हिसाब से जो फॉर्मल लॉ है वो हमेशा लिविंग लॉ के बाद आता है। ये जो फॉर्मल लॉ ट्रेल्स लिविंग लॉ का आपको सबसे अच्छा एग्जांपल मिल सकता है, वो है गिग इकोनॉमी में। गिग इकोनॉमी क्या है? मतलब गिग्स क्या होती हैं आज के ज़माने में? जैसे जो आपके स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला, इनके जितने भी ड्राइवर्स हैं वो इनमें से किसी भी कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हैं। इन्होंने जितने घंटे काम किया उसके बेसिस पे इनको पेमेंट मिल जाता है। तो पहले क्या प्रॉब्लम थी कि इनका ये वर्क कोडिफाइड नहीं था, लेकिन फिर इस वॉल्यूम पे इनको काम मिलना स्टार्ट हो गया, और ये जो जॉब है, गिग इकोनॉमी है, इतनी तेज़ी से बढ़ी कि पॉपुलर हो गया, काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं गिग इकोनॉमीज़ में काम, लोग बन रहे हैं ड्राइवर्स इन सब कंपनीज़ के लिए। तो ये रेगुलेटेड नहीं था, तो पहले ये लिविंग लॉ बना, लोगों ने इनको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, इनसे ऑर्डर्स और डिलीवरीज लेनी स्टार्ट करी। उसके बाद गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया कि इसको भी रेगुलेट करना ज़रूरी है। तो जो नया आपका लेबर कोड बन करके आ गया, उसमें ये चीज़ फॉर्मली आपका लॉ में तब्दील हो गई। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी ज्यूरिस्ट की तरफ, सोशोलॉजिकल स्कूल के, जिनका नाम है रॉस्को पाउंड। तो रॉस्को पाउंड की क्या खास बात थी? इन्होंने भी इंटरेस्ट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया।
प्राइवेट, पब्लिक और सोशल इंटरेस्ट। प्राइवेट ऑब्वियसली इंडिविजुअल लेवल, पब्लिक मतलब जो आपके आसपास की पब्लिक है, सोशल इंटरेस्ट मतलब कि जो आप मिल करके एक कम्युनिटी, एक समाज, एक सोसाइटी बनाते हो, तो उसके इंटरेस्ट को भी तो मद्देनजर रख के चलना पड़ेगा ना। तो फिर पाउंड ने कंपेयर किया है लॉयर्स के काम को इंजीनियर्स के काम के साथ में। क्यों? क्योंकि आगे चल के इन्हें सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी देनी थी। अब क्या है ये सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी? ये कहती है कि इसका एम ये है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए सोसाइटी का जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट्स को हम सेटिस्फाई कर पाएँ, कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करके। लेकिन क्या ये यूटिलिटेरियनिज्म जैसा ही है, जो कि सुनने में काफ़ी हद तक सेम लग रहा होगा? नहीं, एक छोटा सा डिफरेंस है। वो ये है कि इट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग ऑफ ऑल कंपीटिंग इंटरेस्ट, चाहे आपका पब्लिक, प्राइवेट या सोशल कोई सब इंटरेस्ट हो, इन तीनों के बीच में एक स्वीट बैलेंस बनाने की कोशिश करता है सोशल इंजीनियरिंग। आपको अभी भी कंफ्यूजन होगा कि क्या डिफरेंस क्या है फिर यूटिलिटेरियनिज्म में और सोशल इंजीनियरिंग में, क्या डिफरेंस है। मैं बताता हूँ। तो यूटिलिटेरियनिज्म आपको याद होगा, हमें दिया था जेरेमी बेंथम ने। और जेरेमी बेंथम ने क्या बोला? उन्होंने बोला कुछ भी करो, कुछ भी मतलब डू वट एवर मेक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैप्पी इवन इफ अ फ्यू पीपल आर अनहैप्पी। इसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, अगर आपको याद हो, कि गवर्नमेंट का सड़क बनाने वाला। लेकिन चलो इसके लिए हम एक नया एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सपोज एक फैक्ट्री बननी है, ठीक है, और उस फैक्ट्री में 1,000 लोगों को जॉब मिलेगी। मतलब 1,000 लोग तो एकदम खुश कि चलो उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। लेकिन वो फैक्ट्री इतना पोल्यूशन क्रिएट करेगी कि 200 लोग एकदम आजिज आ जाएंगे कि भाई हम तो परेशान हो गए, एनवायरनमेंट की तो एकदम धचिया उड़ गई, ठीक है, तो इतना पोल्यूशन होगा उससे। तो बेंथम के लॉजिक के हिसाब से अगर 1,000 लोग खुश हो रहे हैं और 200 नाखुश हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप 1,000 की खुशी को प्रायोरिटी दो और बना दो वो बिल्डिंग, वो फैक्ट्री बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहीं पे सोशल इंजीनियरिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इनका कहना है कि सिर्फ लोग मत काउंट करो कि कितने खुश हैं कितने नाखुश हैं। आप कोशिश करो ना कि आप एक बैलेंस बनाओ कि सबका इंटरेस्ट केयरफुली यहाँ पे फुलफिल हो जाए, इस तरह से कि सोसाइटी भी स्मूथली काम करे, रिसोर्सेज भी वेस्ट ना हो, और कोई जैसे यहाँ पे ग्रुप अनफेयरली ट्रीट हो रहा है ना इनके साथ में, तो किसी ग्रुप के साथ कोई अनफेयरनेस भी ना हो। तो ये कहना था इनका, रॉस्को पाउंड का। तो इनका क्या सोल्यूशन था? इनके हिसाब से जॉब्स तो देखो मैटर करती हैं, लेकिन आप सोसाइटी की हेल्थ और इन्वायरमेंट को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आपको उसे भी देख करके चलना पड़ेगा। तो इनका डिसीजन क्या होता? इनका होता कि बनाओ फैक्ट्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर रेगुलेशन के साथ में, पोल्यूशन कंट्रोल के साथ में, और अगर ज़रूरत पड़े तो रीलोकेशन के साथ में बनाओ, ताकि किसी भी सोसाइटी के किसी भी पार्ट को कोई भी हार्म ना फेस करना पड़े। जो आपका पब्लिक, प्राइवेट और सोशल इंटरेस्ट है, तीनों के बीच में एक स्वीट बैलेंस बना रहे। तो ये तो हो गया आपका डिफरेंस सोशल इंजीनियरिंग और यूटिलिटेरियनिज्म के बीच में। अब वापस आते हैं रॉस्को पाउंड के पास में। तो रॉस्को पाउंड इंस्पायर्ड थे कोहलर से, और कोहलर का कहना था कि लॉ जो है वो यूनिवर्सल या फिर फिक्स्ड नहीं होता, कि मतलब इस पूरी दुनिया का लॉ सेम हो, ये चीज़ मुमकिन नहीं है। लॉ डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? कि वो जिस भी सिविलाइजेशन में डेवलप हो रहा है, जिस भी सभ्यता में डेवलप हो रहा है, उस सिविलाइजेशन का लेवल क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, और उसकी उस वक्त की नीड्स क्या हैं, इस पे डिपेंड करता है आपका लॉ। और कोहलर के हिसाब से हर एक सिविलाइजेशन के कुछ ड्यूरल पोस्टुलेट्स, यानी कि न्यायिक अभिधारणाएं होती हैं, जो कि उस टाइम पे डेवलप हो जाती हैं, और उसके बाद बाद में जाके कोर्ट्स, लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट जो है उसको एनफोर्सेबल लॉ में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली जो सिविलाइजेशन होती है वो गोल सेट करती है, और जो लॉ होता है वो ऐसी मशीनरी बनाता है जो कि इन गोल्स को अचीव करने में सिविलाइजेशन की मदद करती है। तो कोलर से इंस्पायर होकर के रॉस्को पाउंड ने बोला कि भाई मुझे भी अपने 5 ड्यूरल पोस्टुलेट बनाने हैं। तो बना लिए उन्होंने अपने 5 ड्यूरल पोस्टुलेट, और ये बहुत ही आसान भी है समझने में। पहला तो यही है कि अगर कोई किसी सोसाइटी में रह रहा है, ठीक है, तो वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ में रह सके कि कोई जानबूझ करके इंटेंशनली उनके ऊपर हमला नहीं करेगा। आज का जो हमारा मॉडर्न क्रिमिनल लॉ है वो भी इसी पोस्टुलेट पे बनता है। सेकंड, कि अगर मैंने अपनी खुद की लेबर से कोई चीज़ डिस्कवर करी है या फिर अक्वायर करी है, तो मुझे राइट होना चाहिए कि मैं उसे अपने हिसाब से यूज़ कर सकूं। जो हमारे आज के टाइम का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो भी तो इसी पोस्टुलेट पे काम करता है। तीसरा ये कि अगर मैं सोसाइटी में किसी के भी साथ डील कर रहा हूँ, तो मैं ये अज्यूम करके चल सकूँ कि वो अच्छे विल में काम कर रहा है, किसी इल विल के साथ काम नहीं कर रहा है। जैसे कि लोग फ्रॉड कर देते हैं, फोर्जरी कर देते हैं, ये सारी चीज़ें ना हो, इस अजम्पशन के साथ मैं काम कर सकूं। और चौथा ये कि अगर मैं किसी के साथ एंगेज हो रहा हूँ किसी काम में या फिर किसी बिजनेस में, तो मैं ये अज्यूम करके चलूँ कि वो पूरी केयर के साथ काम करेगा और किसी के भी ऊपर अनरीजनेबल रिस्क या फिर इंजरी इन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। ये आज का जो हमारा टॉर्ट लॉ होता है वो इसी पे बेस्ड है। और पांचवा पॉइंट ये है कि आप ये अज्यूम कर सकें कि कोई भी अगर किसी डेंजरस चीज़ के साथ में डील कर रहा है, जैसे कि आपकी न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, तो अगर कोई न्यूक्लियर एनर्जी के साथ में डील कर रहा है तो फिर वो ड्यू केयर कर रहा है कि वो रिस्ट्रेंड है, वो कंटेंड है,
ताकि जो भी आसपास के लोग हैं उसको उनकी वजह से प्रॉब्लम ना हो, लाइक वो डेंजर जोन में ना आए उस चीज़ की वजह से। तो ये है आपका पांचवा पॉइंट। बाकी रोस्कोबाउंड ने एक बात बहुत ही क्लियरली बता दी थी कि ये सारे ए पोस्टीरियर क्लेम्स हैं, ए प्रायोराय नहीं है। जिसका मतलब कि ये कोई ग्लोबल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ के बेसिस पे इन्होंने नहीं बोला है। ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। आप चाहो तो उसके अगेंस्ट एक एंटीथेसिस बना लो, रिसर्च करो, डेलिब्रेट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है और अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस।